ये दुश्मन के डेथ वारंट पे साइन करके जा रहे हैं। रीजनल पावर इंडिया है तो वो गुब्बारे से हवा निकल गई। ये 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बाकायदा पहली वॉर है। 2 इसमें हिस्सा लेने वाले थे, और एक पाकिस्तान जिसको फतह हुई है और एक भारत जिसको इसमें बड़े वाज़ेह तौर पे शिकस्त हुई है। देखिए, एक तो हमने आपको इस जंग में ख़वातीन को लेटेस्ट क्रैश दे दिया है। साबित हो गया, एक मरतबा फिर साबित हो गया, क्योंकि जब भी कोई एरियल बैटल हुई है या वॉर हुई है जिसमें एयरफोर्स की परफॉर्मेंस है, वो आप 1948 से शुरू कर लें, कश्मीर वॉर से, और उसके बाद आप 59 में आ जाएं, ईद के दिन के वो जो कुछ हुआ था, उसके बाद 65 में आ जाइए, 71 में आ जाइए। 71 में कोई हालात और थे, लेकिन उसके बावजूद एयरफोर्स की अगर आपने परफॉर्मेंस देखनी है तो अमेरिकन लेजेंडरी उनके जो ब्रिगेडियर जनरल चक यीगर की वेबसाइट पे पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद कारगिल देख लीजिए, अफ़गान क्राइसिस देख लीजिए, पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स की परफॉर्मेंस 67 की अरब वॉर में, 1973, 74 की अरब वॉर में, तो दे हैव बीन प्रूविंग एवरी टाइम। और इसका मतलब ये कि हमने न सिर्फ अपनी जो है तैयारी प्रॉपर रखी है, हम साथ उसके जो टेक्नोलॉजी आती रही उसको भी अडॉप्ट करते रहें। तो बुनियादी तौर पे एयरफोर्स जो है टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं इंटेंसिव है। एक चीज़ को ज़मीन से उठा के हवा में उड़ाना, इस बुनियादी तौर पे इससे ज़्यादा तो लेटेस्ट या मॉडर्न टेक्नोलॉजी कोई हो ही नहीं सकती। तो इसमें हमने इस वाला जो इंसिडेंट हुआ, जो पहलगाम के फॉल्स फ्लैग के बाद गौ माता की, भारत माता वालों ने करने की कोशिश की, उसमें आप देखें कि आई एम श्योर के पाकिस्तानी भी सरप्राइज़ हुए, दुनिया सरप्राइज़ हुई। मैं ये कहूँगा कि जो मेरे बहुत सीनियर वेटरन एयरफोर्स के, वो भी सरप्राइज़ हुए कि हमने किन किन डोमेन्स में माशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है अपनी बर्तरी साबित की है। इसका फ़ायदा आपको मेरे ख़्याल में कि हर सतह पे होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी जो अगर कोई किसी को डाउट था कि रीजनल पावर इंडिया है तो वो गुब्बारे से हवा निकल गई। किसी को अगर ये गुमान था कि इज़राइल की सपोर्ट से वो हमारा वो हाल कर सकते हैं जो इज़राइली निहत्ते गज़ा वालों के कर रहे हैं, ये हवा भी निकल गई। ड्रोन्स उनके थे, प्लानर्स उनके थे, उनको काइंड ऑफ ऑपरेट करने वाले या उसको जो है डिजिटली फीड करने वाले वो थे। फिर ये कि जो सुपीरियॉरिटी थी वो साबित हो गई कि टेक्नोलॉजी के साथ इट्स दी ट्रेनिंग एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे मैंने कहा कि अब मल्टीपल एक पैकेज के अंदर एयरक्राफ्ट होते हैं, तो इस चीज़ में हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारा दोस्त जो चाइना है उसकी चीज़ों की सेल बढ़ जाएगी और बढ़ रही है। मैं आज ही पढ़ रहा था कि एक कंट्री ने शायद अपने ऑलरेडी उन्होंने होल्ड कर दिया है कि राफेल जो उन्होंने 35-36 लेने थे, $8 बिलियन प्लस की डील थी, उसको उन्होंने होल्ड पे डाल दिया है। और मैनी कंट्रीज़ जो कि ट्रस्ट नहीं करते वेस्ट को या इवन अमेरिकन टेक्नोलॉजी को कि एन मौका देखो, वो कुछ कंडीशंस लगा देते हैं। और चाइनीज़ ने बड़ी अच्छी बात की थी, मैं एक डिप्लोमेट को सुन रहा था कि हम जब अपने किसी कंट्री को, दोस्त को हम असला देते हैं, हम उसकी जो सोवरेनिटी है उसके ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश नहीं करते कि हमारा असला सिर्फ यहाँ इस्तेमाल होगा, यहाँ नहीं होगा। सम अदर कंट्रीज दे डू दैट। तो आई थिंक कि इसमें हमारा ये जो बॉन्ड है चाइना के साथ और कंट्रीज़ लाइक टर्की के साथ, अब अगर टेक्नोलॉजिकली नहीं तो एक एथिकली और मॉरली हमारा जो दूसरे कंट्रीज़ जैसे मलेशिया के साथ है, अज़रबैजान के साथ है, तो हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी बड़ी इससे कामयाबी मिलेगी। जैसे आपने देखा होगा कि अभी डिप्लोमेटिक वो ऑफेंसिव शुरू हो गया है, उन्होंने भी अपनी टीमें भेजी हैं। उनको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है कि वो एक तो समझते थे उनकी डिप्लोमेसी बड़ी ज़बरदस्त है, और इस वॉर में जस्ट बिकॉज वी डिड गुड इन द एयर एंड ऑन द ग्राउंड और इवन सी में, आप देखें नेवी का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा कि जो हमारी नेवी ने सिर्फ अपने एसेट्स के साथ पॉस्चरिंग की है, जो उनका पॉस्चर एक बना के दिखाया है, तो उनका विक्रांत और सारे 400 नॉटिकल माइल से आगे नहीं आ सके। तो इन सब हमारे इस जो सिनर्जाइज हमारी जो मिलिट्री में हमने कामयाबी हासिल की है, इसकी वजह से हमें डिप्लोमेटिकली फ़ायदा होगा,
हमें रीजनली फ़ायदा होगा कि रीजन में जो लोग हमें अंडरमाइन करते थे उनको सोच रहे हैं, दोबारा से सोच रहे हैं। देखिए ये जो हमारा ये छोटी सी लेकिन बड़ी इंटेंस वॉर हुई है, ये आप इस तरह देखिए कि ये 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बाकायदा पहली वॉर है, एरियल बैटल है। और दूसरी भी चीज़ें, इसमें सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स का भी हुआ है। और इसमें जो है इससे पहले इंडिया ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, इजराइल ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। वो निहत्ते सीरियन हो, यमनीज़ हो, फ़लस्तीनीज़ हो, उनके ऊपर फायर करते रहे। किसी और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इस तरह की वॉर नहीं लड़ी। अगर नाटो के साथ मिलके वो अमेरिका के एलाइज बन के कहीं गए हैं अफ़गानिस्तान में, इराक में, आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। तो ये पहली इस टाइप की मैं समझता हूँ कि 4th जनरेशन के जो इक्विपमेंट के साथ वॉरफेयर हुई, ये पहली दफ़ा हुई है। और इसमें 2 इसमें हिस्सा लेने वाले थे, और एक पाकिस्तान जिसको फतह हुई है, और एक भारत जिसको इसमें बड़े वाज़ेह तौर पे शिकस्त हुई है। वो राफेल बनाने वालों ने भी मान लिया है, वो वेस्टर्न जो मीडिया है उन्होंने भी मान लिया, वेस्टर्न एनालिस्ट ने मान लिया है। और फिर अब तो कुछ नहीं छुपता यार, अब तो सेटेलाइट से एक एक चीज़ का डिजिटल फुटप्रिंट मौजूद होता है। और अगर कोई समझता है AI जनरेटेड है, जैसे इंडिया वालों ने, भारत वालों ने बहुत सा करने की कोशिश की, तो बड़े आराम से उसको भी आप उसका जो है ना उसका आप एनालिसिस कर सकते हैं। यू कैन डिटर्मिन वेरी इजीली कि ये क्रिएटेड है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और दिस इज़ जस्ट पार्ट शो ऑफ व्हाट वी आर, दिस इज़ नॉट होल। देखिए इंडिया को समझना चाहिए कि जंग कोई भी हल नहीं। आजमा के देख लिया आपने 71 में चलो जो भी किया, आज बांग्लादेश किधर खड़ा है। और आप देखिए कि हमारी इस कामयाबी की वजह से बांग्लादेश इतना स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है, और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे बांग्लादेशी भाई बड़ा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। कि मैं देख रहा था कि उनके बॉर्डर के ऊपर कुछ थोड़ा बड़ा उनकी BSF के इंडियन के लोग अंदर आ गए थे, तो बांग्लादेशी लोग डंडे लेके निकल आए उनको भगाने के लिए कि तुम हमारी बॉर्डर में कैसे आ गए हो। तो एक मॉरल, जिसको हम कहते हैं अखलाकी फ़तह, ये मॉरल सुपीरियॉरिटी, एसेंडेंसी, वो भी हमें मिली है। आगे की जो बात आप कर रहे हैं, तो बेहतर ये है कि अगर इंडिया ने एग्री किया है तो बैठ के तमीज़ से बात करें, और बात करें तो वो जो गारंटर जिन्होंने कहा कि मसला कश्मीर के ऊपर बात हुई, ये एक और बड़ी मज़े की बात हुई कि उनके ख्याल से उन्होंने वो अपना वो कॉन्स्टिट्यूशनली चेंज करके उसको सर्द खाने में डाल दिया था। थैंक यू मिस्टर ट्रम्प, आपने अलल ऐलान कश्मीर का कह के इस मसले को ज़िंदा कर दिया। अब अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का स्टांस अंदर से जो भी हो, बट जो अमेरिकन प्रेसिडेंट कहता है दैट मैटर्स, ठीक है ना। उसकी एक स्टेटमेंट से स्टॉक्स ऊपर चले जाते हैं, स्टॉक्स नीचे आ जाते हैं, तो ही इज़ वेरी कैटेगोरिक। तो यहाँ पे एक तो हमें डिप्लोमेटिकली बड़े ही अच्छे तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए। वी नो कि चाइना और अमेरिका की एक इकोनॉमिक वॉर है, और ये जो हमारी वॉर हुई है इसके पीछे भी यही कुछ था, ऐसे ही है ना। तो हमें बड़े डिप्लोमेटिकली हमें अमेरिका ने, अगर मिस्टर ट्रम्प ने एक अच्छी स्टेटमेंट दी है, हम बड़े एहतियात के साथ उसको एक्सेप्ट करें, और हमने एक्सेप्ट की सीज़ फायर, और यहाँ से बात को आगे लेके चलें। और दूसरा, आई एम श्योर कि चाइना की जितनी हम पंजाबी में कहते हैं टॉर बनाई है, तो चाइना विल बी मोर, जिसको कहते हैं डेडिकेशन के साथ ही विल बी जॉइनिंग विद अस। और वी नो के हमारा जो रीजन में हमारा इकोनॉमिक डिपेंडेंस है या डेवलपमेंट है, इसमें इन दोनों कंट्रीज़ का बड़ा हाथ है। देखें जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुई बुश की, तो इंडिया वॉज द फर्स्ट वन टू जंप इनटू, उसने उनके डिप्लोमेट्स को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, उनको दूसरी सपोर्ट भी दी, उनको बल्कि अफ़गान एयरलाइन शुरू करने के लिए जहाज़ भी गिफ्ट किए, एयर इंडिया के उनके जहाज़ गिफ्ट किए। और फिर हम जानते हैं कि जो उन्होंने 12 कॉन्सुलेट खोले थे उन दिनों में, तो उनकी वजह से सारा टेररिज्म हमारे अंदर फैला। ये BLA है या TTP है, सारा कुछ। तो आई एम श्योर कि इसके ऊपर चाइना विल डेफिनेटली, क्योंकि हमारे भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए हुए हैं, आई थिंक लेट्स होप एंड प्रे कि इससे अच्छा नतीजा निकले। अफ़गानिस्तान को भी समझना चाहिए कि हमारा पड़ोसी है, उसकी सारी जो वो लैंड लॉक कंट्री है, उसकी ट्रेड तो हमारे ज़रिए होती है। तो भाई अच्छे भाई बन के रहो, आप किसी की बातों में आके हमारे साथ अपने ताल्लुकात ख़राब न करो। एक और डेवलपमेंट साथ करूँगा कि
जो आप देखें ना, चाबहार की बंदरगाह के ऊपर ईरान की इन्वेस्टमेंट, इंडिया की इन्वेस्टमेंट थी, और बल्कि सो मच शो के इन केस ऑफ वॉर वो यूज़ कर सकता था। तो इंडिया की वॉर किसके साथ होनी, लेकिन शुक्रिया उस गोबर नहीं, गुरैव, मेजर गुरैव, हाँ मैं वो गोबर निकल गया तो गुरैव आर्या का, कि उस खबीस आदमी ने अपने मुल्क में आए हुए एक मेहमान को गाली दी, और ये जो गाली दी है मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी गाली है। और आई एम श्योर कि अब ईरान को भी जो भी है हमारा एक हमसाया मुल्क है, और पुरानी जंगों में 65 में 71 में बहुत हमारा उन्होंने हमें एक डेप्थ प्रोवाइड की थी। तो आई थिंक ये बड़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट, ये सारे आउटकम है हमारा जो हमने मिलिटरीली गेन किया ज़मीन के ऊपर और हवा में ख़ास तौर पे। तो ये सारा कुछ उसकी वजह से फ्रॉम डे वन मेरा ये ख्याल था कि हम इन चीज़ों की हाइप क्यों नहीं क्रिएट करते। इंडिया करता है, वो एक तो देखता है कि कोई बड़े मुल्क का सरबरा, या नंबर 2 जैसे अभी वैंस वाज विजिटिंग इंडिया उस वक्त, या उसको कोई इलेक्शन होता है, दोनों चीज़ों को मिला के वो फ़ौरन उसकी हाइप क्रिएट करता है। हमने इससे ज़्यादा लोग एक एक दहशतगर्दी के हमले में, जाफर एक्सप्रेस से बड़ा क्या हो सकता है, एक पूरी ट्रेन को अगवा करके इतने लोगों को मारना, शहीद करना। यस, आई फुली एग्री कि तब तक वी डिडंट डू वेल ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट। हम हर दफ़ा कहते रहे कि इसके पीछे रॉ है। हमारे पास कलभूषण भी था, हमें इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए कि एक ज़िंदा, जिसको पहले उन्होंने डिनाई किया हमारा ऑफिसर नहीं है, और फिर जब हम उसको कुछ शिकंजा कसने लगे तो फिर फ़ौरन मैदान में आ गया कि हमारा बंदा है। तो आई फुली एग्री, आप जैसे कह रहे हैं कि हमें ऐसे हर इंसिडेंट को पूरे सबूतों के साथ हम उनको हाईलाइट करना चाहिए। और ऐसी ही स्टेटमेंट अगर जाफर एक्सप्रेस के बाद हमारी तरफ से आ जाती कि ये इंडिया ने किया है, रॉ ने किया है, और इसको हम इसका बदला लेंगे, इंतकाम लेंगे, या वी रिजर्व द राइट टू टेक रिवेंज ऑफ दिस, तो शायद दुनिया हमारी तरफ भी देखती। लेकिन आई थिंक इस अब जबकि हमने इस सारे एपिसोड में हमने डिप्लोमेटिकली बड़ी अच्छा किया है, हमारी गवर्नमेंट ने मुसलसल राब्ते किए डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, उनके हेड्स के साथ, और सबसे बड़ी कामयाबी थी कि एक तो आपने देखा कि IMF की डील में सब ने हमारे पास पॉजिटिव वोट दिया, इंडिया को बड़ी तकलीफ हुई, और दूसरा किसी ने भी खुल के पहलगाम वाले इंडिया के एलिगेशन को नहीं माना। तो आई थिंक हमारे ये डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव जारी रहना चाहिए, और जब भी हमारे पास जेन्युइनली सबूत है वो दुनिया के सामने पेश करने चाहिए, एम्फेटिकली और बड़े ज़ोर के साथ। एवरी टाइम वी शुड टेक द इंसिडेंट टू यूनाइटेड नेशंस एंड जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं इनको विजिट करना चाहिए डिफरेंट कंट्रीज़ का, कि दिस इज़ व्हाट इंडिया इज़ डन। देखिए, एक तो हमने आपको इस जंग में ख़वातीन को लेटेस्ट क्रश दे दिया, ठीक है। आई थिंक एयर फोर्स के साथ स्पेशली, और फ्लाइंग के साथ, और फिर स्पेशली एक फाइटर फ्लाइंग के साथ एक फैंटेसी अटैच्ड है हमेशा से, क्योंकि ज़मीन पे गाड़ी चलाना, शिप चलाना, ये तो हज़ारों साल से होता आ रहा है, और लेकिन जो एयर है इसके साथ एक फैंटेसी हमेशा से रही है। और आप देखें ना कि हमारे जो इवन 65 के हीरोज़ के MM आलम को आज सारी दुनिया, आज की नस्ल भी जानती है, सरफराज रफ़ीकी को जानती है जो वॉर में किया। तो आई थिंक यस, दिस इज़ दी, मैं कह सकता हूँ कि टफेस्ट जॉब। एक मैं कहता हूँ ये होता है, और एक सबमरीन में जो हमारे समंदर के नीचे बैठे होते हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आते, फाइटर जहाज़ उड़ता हुआ नज़र आता है, उसके साथ फैंटेसी और फैंटेसाइजिंग हमेशा से रहा है, और ये क्रशेज़ होते रहे हैं, और क्रशेज़ उस वक्त ज़्यादा अच्छे लगते हैं जब उनकी परफॉर्मेंस भी साथ हो। हमेशा से मुझे एक क़ता है वो याद आता है, जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई एक पाकिस्तान एयरफोर्स के बेस के ऊपर, तो मेरा पहला फाइटर स्क्वाड्रन था, और मेरे जो कमांडर थे वो विंग कमांडर उस वक्त थे सत्तार अलवी, वो मशहूर पायलट जिन्होंने इज़राइल का 74 में एक मिराज गिराया था, शूट डाउन किया था कैप्टन लुट्स को। तो उनका बल्कि उनको गिफ्ट किया था, सीरियन गवर्नमेंट की तरफ से, सीरियन एयरफोर्स की तरफ से लड़े थे और उन्होंने गिराया था। तो जब मैं उनके स्क्वाड्रन में मेरी पोस्टिंग हुई, तो जब मैं वहाँ पे एंटर हुआ, तो ये जो वहाँ पे शेर लिखा हुआ था, एक कथा लिखा हुआ था, ये सारी कौम को भी ख्याल रखना चाहिए कि वाई शुड यू रिस्पेक्ट योर सोल्जर्स। आप सियासी इख्तलाफात में जो आपके लिए, देखिए ये वाहिद शोबा है जिसमें नौजवान जो 17-18 साल की उम्र में जाता है, वो ये जान के जाता है कि इसमें मेरी जान जाएगी। ये तो मैं तो सर्वाइवर हूँ, मेरे साथ के कितने शहीद हो गए,
तो यार उनकी रिस्पेक्ट किया कीजिए, उनको हर किस्म की सियासत से बाला होकर। वो कथा मैं आपको सुनाता हूँ, लिखा हुआ था, हम धूप में मानिंदे दीवार खड़े हैं, हम धूप में मानिंदे दीवार खड़े हैं, कुछ साया नशीनों से बाहर हाल बड़े हैं, सो जाओ अजीज़ों के फसीलों पे हर एक समत, हम लोग अभी जिंदा व बेदार खड़े। आपको बताऊं कि एक दफ़ा तक गालिबन ये 2001 की बात है, हमारी टेंशन हुई इंडिया के साथ। मैं उस वक्त एक फ्लाइंग विंग को कमांड कर रहा था। हमें ऑर्डर मिला कि आप सुबह ये पायलट फ़लाँ जगह चले जाएं, फ़लाँ जगह चले जाएं, ताकि आप अपनी जंगी पोजीशनों पे चले जाएं। मैंने सब पायलटों को इकट्ठा किया, उनको बुलाया कि कल से हम जा रहे हैं और आप ऐसे करें, सबसे पहले अपने सारे बैंक अकाउंट्स, अपनी चीज़ें, अपनी वाइफ्स को जो शादीशुदा हैं, दूसरे लोग अपने माँ बाप को, उनको बता के जाएं, बिकॉज हम जहाँ पे जा रहे हैं हमें नहीं पता कि हम वापस आएंगे। तो जब आप इस जज्बे के साथ निकलते हैं, फिर तो सबसे पहली बात ये कि आप लड़ते हैं तो डट के लड़ते हैं।